गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। अभी तक का 27 मई से लेकर अभी तक का 9th में जितनी भी क्लासें हुई उसमें आपने भूगोल का अध्ययन किया था। भूगोल में आपका जो तिमाही आधार्य पाठ्यक्रम दिया गया था, जो शुरुआत से मानचित्र से लेकर थार के मरुस्थल तक का अध्ययन आपने अभी तक का किया था। अब देखेंगे इतिहास का जो पहला अध्याय है। इस पाठ में इतिहास का पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय है आपका जो आपकी पुस्तक में 6वां अध्याय लिखा हुआ है ना। लेकिन हम लोग शुरुआत में तो पहला अध्याय ही पढ़ रहे हैं अभी इतिहास का। तो यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, ये इसमें इतिहास का पहला अध्याय होगा आपका। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे उसका प्रश्न उत्तर आपको मिल गया होगा और आप अपनी कॉपी में लिखे भी होंगे। जो लोग नहीं लिखे होंगे उन लोग अच्छे से लिख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे अब ये आधुनिक यूरोप का उदय, भारत और यूरोप में आधुनिक संस्कृति का उदय किस प्रकार से हुआ। हम लोग जब 8वीं पढ़ते थे तब 8वीं में आप जब 8वीं पढ़े हो उसमें आपने आधुनिक यूरोप का उदय जो अध्याय पढ़ा था, पहला अध्याय के अंतर्गत इसमें जो संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है उसके बारे में बताना है आपको कि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने विचार विमर्श किया। जैसे कई इतिहासकारों का जो विचार विमर्श होता है, आपस में बहस होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, है ना। इसमें कई इतिहासकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसको प्रस्तुत किया है, और जिसका सबसे अच्छा लगा उसको इसमें इतिहास में परिभाषा के रूप में दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। कई इतिहासकारों ने कहा कि इसमें 36 ठो गढ़ है, 18 गढ़ रायपुर में है, 18 गढ़ रतनपुर में है, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और कई इतिहासकारों का नाम था कि प्राचीन काल में इसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। कई लोग इसको प्राचीन नाम से जानते हैं, दंडकारण्य। इस प्रकार से कई इतिहासकारों का विचार विमर्श रहता है। तो इसमें भी आपका जो यूरोप और भारत में आधुनिक जो युग का आरंभ हुआ वो किस प्रकार से हुआ। हम लोग इसके पहले मध्यकाल पढ़े थे, उसके पहले प्राचीन काल पढ़े थे, अब पढ़ते हैं हम लोग यूरोप में और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय किस प्रकार से हुआ। हम संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति यहाँ पर लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उनके धर्म, उनकी संस्कृति, यही कहलाती है ना। तो यहाँ पर देखोगे आपकी जो पुस्तक में शुरुआत में जो दिया हुआ है, शुरुआत में आपको इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं। 10 प्रश्न आपको उसको हल करना है। तो बच्चों इसमें दिया है कि आप जब सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हो तो उसमें हमको एटलस या मानचित्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें आपको ये बताया है कि आप मानचित्र मतलब एटलस जो रखोगे, वो एटलस में विश्व का जो मानचित्र होता है उसमें आपने 8वीं में भी पढ़ा है कई देशों के बारे में, 7वीं में भी अफ्रीका के बारे में पढ़े थे, यूरोप के बारे में पढ़े थे, है ना। तो और इसमें 6वीं में भी आपने विश्व के नक्शे के बारे में पढ़ा है। तो नक्शे में आपको वो एटलस लेंगे बच्चे, और एटलस लेकर उसमें विश्व के नक्शे में जितनी भी इसमें प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्न दिया है। जैसे पहला पढ़ के बता देती हूँ उसमें कि पहला देखोगे इसमें वह देश जिसका शासन भारत पर सन 1947 तक का प्रारंभ मतलब चला था, वो कौन सा देश है आपको बताना है उसमें, है ना। संक्षिप्त उत्तर देना है। 10 प्रश्न का उत्तर आप एटलस के माध्यम से निकालोगे और आप लिखोगे और उसको मुझे भेजोगे। इसके बाद देखेंगे आधुनिक काल और उससे पहले किस प्रकार का यहाँ पर था। आधुनिक काल के आने से जिस समय आधुनिक काल था और उससे पहले का समय किस प्रकार का था। तो इतिहासकारों में इसमें इतिहासकारों के बीच में जो आपसी मतभेद या बहस थी, उसमें आधुनिक विश्व
आधुनिक विश्व की क्या पहचान हो सकती है? आधुनिक विश्व की क्या पहचान हो सकती है? एक तो हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व के आधार पर हम जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो, और एक होता है कि उस समय का जो शासन व्यवस्था होता है, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, उसको ही हम आधुनिक युग का जो प्रमाण है वो हम बता सकते हैं कि आधुनिक युग के समय में ये सारी चीज़ें परिवर्तन हुई थी। क्योंकि इसके पहले हम लोग ने मध्यकाल के बारे में पढ़ा था, प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था, तो इसमें इन चीज़ों का वर्णन नहीं आया। आधुनिक काल में ही औद्योगिक क्रांति आया और उसी समय लोकतंत्र शासन व्यवस्था भी प्रारंभ हुई थी। इस समय देखेंगे जाति पात भेदभाव और जो समाज में ऊंच नीच की भेदभावना थी वो चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो गया था। समाज में लोगों में समानता, कानूनी तौर से लोगों में समानता मतलब देखने को मिलता था, और इसी के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये समय आधुनिक युग का समय था। और इसी में देखेंगे आधुनिक युग में इसको हम पूर्व आधुनिक काल कहते हैं, क्योंकि पूर्व आधुनिक काल में ये चीज़ों की शुरुआत हुई थी। किंतु जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, जैसे उत्पादन में आधुनिक तरीक़ों से और भी अधिक उत्पादन करना, है ना। उदाहरण के लिए अगर हम बोलेंगे तो उद्योगों में नए नए मशीनों को लगाकर कम समय में बहुत अधिक उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। कृषि में भी हम आधुनिक तरीके का उत्पादन करते हैं, जिसमें कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। उसे हम ये जो रियल में अभी जो आधुनिक युग है उसको हम कह सकते हैं कि अभी आधुनिक युग है। इससे जो पहले का जो समय था उसे हम पूर्व आधुनिक काल के नाम से जान सकते हैं। इसी में देखेंगे कई सारे देशों की जो पहचान हुई थी, इसमें खास करके देखोगे इसमें जिन्हें हम आर्थिक राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाएंगे, और बदलाव में कई हुए, लेकिन यहाँ हम इसमें केवल संस्कृति, धर्म तथा वैचारिक बदलावों की ही बात करेंगे, तथा चौथी तथा 18वीं सदी के बीच में 3 तरह के बदलाव प्रक्रिया हुई थी, जिन्हें हम इन नाम से जानते हैं। जैसे जो प्राचीन काल में जो अभी खास करके जो पूर्व आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुआ था, जिसमें उसके बाद जो परिवर्तन हुआ आधुनिक का युग में, वो था प्रमुख 3 परिवर्तन हुआ था। इसमें पहला था रेनेसा का पुनर्जागरण, दूसरा था धर्म सुधार प्रबोधन, और तीसरा था रिफ्रांसरेशन। तथा इसमें जो आधुनिकीकृत, जिसको प्रबोधन कहा गया है, अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र तथा यहाँ पर प्रगतिशील विचारों का विस्फोट हुआ था। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं थी। ये जो था, जो रेनेसा का पुनर्जागरण था, और जो 2 चीज़ें और है जो हॉलैंड में, और इसमें जो सामाजिक और वैचारिक क्रांति का जो विस्फोट हुआ था उसी को हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं बदलाव के विभिन्न पहलू, किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव आया था। बदलाव के विभिन्न पहलुओं के आधार पर देखोगे, ये आपका 6.1 जो बदलाव के विभिन्न पहलू कौन कौन से थे, इसमें था प्रमुख रूप से व्यापार एवं शहरीकरण, केंद्रीकृत राज्य, और तीसरा है इसमें शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। शहरी मध्यम वर्ग का उभरना, ये 3 प्रकार के थे आपका इसमें जो आधुनिक युग में के पहले बदलाव आया था। इसमें बदलाव के विभिन्न पहलू में पहला देखोगे व्यापार एवं शहरीकरण। तो इसमें देखेंगे उस दौर पे यूरोप तथा उन्नति तथा इसमें केंद्रीकृत जो था अफ्रीका एशिया के बीच में जो व्यापार होते थे बहुत अधिक, उस समय देखा जाएगा जब आधुनिक युग प्रारंभ हुआ था उसी समय ये जो देश थे, अफ्रीका था, यूरोप था, और इसमें आज जो विभिन्न देश थे इसमें व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होते थे, और व्यापार अधिक मात्रा में होने के कारण से उसमें लोग विभिन्न प्रकार के लेन देन वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जिसके कारण से उनकी संस्कृति भी, वहाँ पर वे लोग जाते थे, वहाँ के
वहाँ के लोगों की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान, ये सारी चीज़ें का बदला आदान प्रदान भी होता था उस समय। तो इसमें शहरीकरण के आधार पर देखोगे व्यापार के माध्यम से ही यहाँ पर शहरों का धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ। जो पुराने शहर थे उनको विकसित किया गया था, उनका विकास किया गया था, और नए शहरों का भी यहाँ पर निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि व्यापार के माध्यम से ही यहाँ पर लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज लोग का आदान प्रदान भी हुआ और व्यापार में भी बढ़ावा मिला। शहरीकरण को भी यहाँ पर का विस्तार किया गया था। उसके बाद इसमें देखेंगे कि केंद्रीकृत राज्य किस प्रकार से बने। केंद्रीकृत राज्य किस प्रकार से बने? पहले के समय में जमींदार और सामंत जो होते थे वे अपने आप को वहाँ का शासक मान लेते थे, है ना। तो भारत में और यूरोप में ये चीज़ में अंतर हमको देखने को मिला कि मध्यकाल में या पूर्व आधुनिक काल में, खास करके भारत में अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसमें सामंत और जागीरदार जो होते थे उन लोगों का शासन स्वायत्त था। यहाँ पर वे स्वयं ही शासक थे, यहाँ पर कोई उसमें किसी भी राजा का हस्तक्षेप नहीं होता था। तो यहाँ पर व्यापार के माध्यम से, व्यापार जब का विस्तार हुआ तो उसके माध्यम से यहाँ पर केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की गई थी, जिसमें एक राजा मुखिया होता था, जिसमें राजा के ही हाथ में सारी चीज़ों की व्यवस्था होती थी। लगान लेने की व्यवस्था, लोगों की समस्याओं को भी हल करने की व्यवस्था होती थी, और वहाँ पर का जो खर्च बाहर चलाने का जो अधिकार होता था वो एक ही राजा के हाथ में ही होता था। उसे ही हम केंद्रीकृत राजा का शासन कहते थे। तो आप ये पुस्तक में देखोगे इसमें केंद्रीकृत राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो इस बीच में इसी के आधार पर देखोगे इसमें भारत में विजयनगर और जो साम्राज्य था जिसमें मुगल साम्राज्य आदि बन गया था, जो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि, इसमें ईरान के जो थे सफाविद और साम्राज्य, और जिसमें तुर्की और में ऑटोमन समझा जाता था। यूरोप ने भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए थे, जिसमें या फ्रांस थे, स्पेन थे, इंग्लैंड थे के अलावा इटली में भी कई छोटे छोटे राज्य शामिल थे। आमतौर पे जिसमें इटली का जो साम्राज्य था वो आपका इटली के शासक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते थे और राजा के अंदर यहाँ पर राज्य के अंदर शक्ति का केंद्रीकृत बना रहे थे, अर्थात एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा था। चूँकि इस राज्य में आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ पर बादशाहों के हाथ में केंद्रित होती थी, इन्हें ही केंद्रीकृत राज्य कहा जाता था। यहाँ पर देखेंगे खास करके जो शासन व्यवस्था चलाया गया था वो इटली में खास करके शुरुआत हुई थी, और इसमें केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उदय हुआ था, जिसमें पूरे केंद्र मतलब वहाँ का जो साम्राज्य की व्यवस्था थी वो खाली एक ही राज्य या वहाँ के शासक या बादशाह के हाथ में होता था। उसे ही हम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। ये जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था उसी समय यहाँ पर जो मध्यम वर्ग के लोग आए थे, मध्यम वर्ग के अंतर्गत उस समय जो लोगों में छुआछूत की भावना थी या फिर यूरोप में पोप का वर्चस्व बढ़ गया था, लोग रूढ़िवादी बन गए थे, तो अंधविश्वासी थे, तो उनको सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। ये मध्यम वर्ग जो थे वे लोग खास करके थे लिपिक थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, बैंकर थे, कवि थे, और इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो मुंशी थे। ये लोग समाज में आए थे जिन लोगों ने नए तरीके से अपने काम को प्रारंभ किया, और ये इसमें इन लोगों में
शिक्षित होना, इन लोगों का शिक्षित होना बहुत अधिक आवश्यक होता था, क्योंकि जो काम इनको दिया जाता था या ये जो काम करते थे उसमें लोगों का शिक्षित होना अधिक आवश्यक होता था। तो ऐसे काम को करने के लिए उन लोग जगह जगह भटकते रहते थे, क्योंकि उनको एक जगह रहकर वो काम ठीक ढंग से नहीं मिल पाता था, और इसीलिए वे लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे। और इसी के माध्यम से देखोगे समाज में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, उससे समाज में बहुत कुछ सुधार भी हुआ था, कि जो लोग अंधविश्वासी थे, रूढ़िवादी थे, उन लोगों में धीरे धीरे इन लोगों ने परिवर्तन लाया। उसी समय देखोगे जो छपाई कला, आधुनिक युग में जो छपाई कला आया था, छपाई कला के माध्यम से कई सारे ऐसे, यूरोप में भी कई सारे ऐसे साहित्य ग्रंथ थे जो कई भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया था। और यहाँ पर मुगल काल में खास करके रामायण और महाभारत का अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जो उस बात को प्रमाणित करता था, मतलब लोगों के सामने उसको बताता था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो यूरोप में खास करके, कि यूरोप में उस समय पोप का वर्चस्व था। पोप का वर्चस्व होने के कारण से लोग उसको ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और जो पोप बोलता था या पोप जो आदेश देता था, वे लोगों के लिए ईश्वर का आदेश होता था। इसलिए वे लोग इस पोप को अपना ईश्वर मानते थे, और इसीलिए पोप उनका बहुत अधिक शोषण करता था। तो ये शोषण को बचाने के लिए मध्यम वर्गीय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कि उस समय जब छपाई कला का आविष्कार हुआ तो कई ऐसे साहित्य और धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया, स्थानीय भाषाओं में कह सकते हैं हम, स्थानीय भाषाओं में किया गया, और लोगों को शिक्षित किया गया, ताकि वे लोग इस चीज़ को पढ़कर इसमें नया परिवर्तन ला सके, अपने आप में सुधार कर सके, रूढ़िवादी को समाप्त कर सके। इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे धीरे धीरे यूरोप में भी और भारत में औद्योगिक संस्कृति का, मतलब आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ। तो इसमें ये पाठ का जो शुरुआत है वो आपके 8वीं पुस्तक में जो आधुनिक यूरोप का उदय है उसी से संबंधित है। अब जब हम अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे, तब यहाँ पर से नया इतिहास चालू होगा आपका। इतिहास में जो रेनेसा का पुनर्जागरण, वो वहाँ से आपका शुरुआत होगा, तब ये 9th का इतिहास से आपका शुरुआती होगा। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले आपको पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना होगा, और आपको एटलस और में जो मानचित्र है, मानचित्र को देखकर आपको ये जो 10 प्रश्न आपके जो दिए हुए हैं कि पेरिस किसकी राजधानी है, या फिर आपको देखोगे भारत में सन 1947 तक का कौन से साम्राज्य का यहाँ पर शासन था, और बहुत सारे इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको आपको अच्छे से एटलस को देखना है, और उन प्रश्नों का जवाब लिखकर आप मुझे भेजेंगे, ताकि मुझे ये पता रहना चाहिए कि आपने ये इस पाठ को पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।